नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि मैंने IIBF BCBF का जो पुराना पैटर्न था, जो इसका एग्ज़ाम होने का, उसके लिए पूर्व में 2 वॉल्यूम रिलीज़ किया था जिसमें 50-50 क्वेश्चंस के सेट्स किए थे। उसको देख करके हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जो IIBF का एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली पास किया है। अब आपको पता होगा कि 2024 में IIBF ने इनकी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब उन्होंने इसको बेसिक और एडवांस इन 2 रूपों में जारी कर दिया है। तो आइए आज के वीडियो में जो IIBF का एडवांस्ड वाला जो BCBF का एग्ज़ाम है उसके 25 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो अभी इम्तहान में जो भी पिछले कुछ महीनों में हुआ है उसके बेसिस पे और जो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे मैंने 25 जो है सो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। आइए आज के वीडियो में हम उन 25 क्वेश्चंस पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो इस 25 क्वेश्चंस के सीरीज में सब पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो मनी लॉन्डर होता है, जो पैसे का जो धन शोधन या धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति होता है, वो उसके जो गलत सोर्स से कमाए हुए मनी होते हैं उससे अपने आप को दूर करने के लिए जो वो प्रोसेस अपनाता है उसको हम क्या कहते हैं। जब कोई धन शोधन करने वाला काले धन को उसके स्रोत से अपने आप को अलग करने के लिए है ना कई तरह के कन्वर्सन में लग जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? समेकन, रूपांतरण, स्तरण या नियोजन। तो इसका सही उत्तर है लेयरिंग। मतलब वो क्या करता है ना, अपने ट्रांजैक्शंस को इस अकाउंट से उस अकाउंट, उस अकाउंट से उस अकाउंट, इस तरह का लेयर बना देता है कि उस व्यक्ति को फिर आगे पकड़ा नहीं जा सके कि भाई ये पैसा इस सोर्स से निकल के आया था। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाती है जो RBI द्वारा दिया जाता है। तो उसमें से इन तीनों में से क्या सभी या कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? पहला है कि इनको RBI से रीफाइनेंस मिल जाता है, जो भी पैसे देते हैं उसको वो रीफाइनेंस ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जो क्लियरिंग हाउस होता है जहां पे सारे बैंक बैठते हैं और अपने चेक्स और DD या जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं, उसकी सुविधा मिल जाती है। या तीसरा है कि भाई वो एक करेंसी चेस्ट खोल सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको ये तीनों सुविधाएं मिल जाती है। रिफाइनेंस भी ले सकते हैं, क्लियर हाउस का मेंबर भी बन सकते हैं और करेंसी चेस्ट भी खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहा जाता है कि देखिए जब आप बैंक में जाते होंगे तो आपने नोटिस बोर्ड पे देखा होगा कि भाई वहां पे बिजनेस आवर्स लिखे होते हैं। तो क्लोजिंग आवर, बिजनेस आवर, ट्रांजेक्शन्स के आवर अलग अलग होते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कि भाई कैश को छोड़ करके जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का जो लेन देन है उसका बिजनेस आवर कब तक होना चाहिए? 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे या ये बैंकों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि जनरली जो क्लोजिंग ऑफ वर्किंग आवर्स होता है वो 1 घंटा पहले तक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं अदर देन कैश। कैश थोड़ा पहले होता है क्योंकि उसको फिर मिलान सिलान करने में बैंक वालों को टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये कहा जा रहा है कि भाई जो हम लोन की वसूली करते हैं, जो हमारा डिफॉल्टर बोरोवर होता है उसको उसकी वसूली में एक स्किल, एक हुनर है जिसको हम परसुएसिव स्किल कहते हैं, जिसमें हम उसको परसुएड करके, उसको प्रेरित करके है ना पैसे की वसूली करते हैं। तो ये जो करना है ये कौन से बेसिस पे हम कर सकते हैं? ऑप्शन है कि भाई जो लोन देने वाला व्यक्ति है, कर्ज चुकाने वाला व्यक्ति है, उसके रिलेटिव से मतलब रिश्तेदार से और उसके नोन व्यक्ति के ऊपर में मिल करके उसके ऊपर हम दबाव बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि भाई जो व्यक्ति लोन नहीं दे रहा है, कर्ज न चुका पा रहा है, उस उधारकर्ता के साथ एक बढ़िया सा तालमेल स्थापित करते हैं और उसका कॉन्फिडेंस या विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि भाई एक आर्टिफिशियल जो है सो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, भाई नहीं दोगे तो ये हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि भाई जो डिफॉल्टर है उसके घर पे एक कंटिन्यूअस जो है सो हम जाते रहते हैं, हर एक 2-3 दिन पे वहां पे पहुंचते रहते हैं। तो सही उत्तर है वो है कि भाई जो कर्ज चुकाने वाला व्यक्ति है उस उधारकर्ता से एक अच्छा सा हम संबंध बनाते हैं और उसको हम कन्विंस या कॉन्फिडेंस में लाते हैं कि भाई पैसा आप दे सकते हो। इसको हम परसुएसिव स्किल ऑफ रिकवरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि जो एसएचजी मेंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गौर कीजिएगा, सही नहीं पूछ रहे हैं, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे वो पूछते हैं विच वन इज इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन है कि भाई ये जो ग्रुप होते हैं ये एक औपचारिक या फॉर्मल ग्रुप होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि भाई इस समूह में 10 से 12 व्यक्ति होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि भाई ये जो समूह है ये एक वॉलंटरी होता है और इसके जो मेंबर होते हैं उनके जो इकोनॉमिक सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी होती है। और जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि ये जो समूह है इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि बचत की जो हैबिट है, आदत, उसको बढ़ावा दिया जाए और जो भी इन लोगों के पास, जो मेंबरान के पास में इनके रिसोर्सेस हैं, ये ग्रुप के फायदे के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। तो इस सब में से, इन चारों में से गलत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ये छोटे औपचारिक। एक्चुअली जो सही आंसर है वो ये है कि भाई ये एक्चुअली इनफॉर्मल ग्रुप होता है, इसलिए इन चारों में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एसएचजी के बारे में वो स्टेट नंबर 1 है कि ये एक स्मॉल फॉर्मल ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है, जो हम बैंकों से लोन लेते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम ए बैंक। जब हम पैसा लेते हैं तो उस पर जो मतलब लागत आती है उस लागत को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है कमीशन, इंटरेस्ट, चार्जेस या प्रीमियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंटरेस्ट। मतलब जो हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसको हम इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं। जो 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्टार 99 हैश है ना, इसकी सेवा का लाभ जो है सो कस्टमर उठा सकते हैं। कैसे? यदि उनके पास एक जीएसएम नेटवर्क वाला फोन होना चाहिए और यूएसडी का यूज वो करें। दूसरा ऑप्शन है कि भाई जीएसएम नेटवर्क का उनके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि भाई जीएसएम नेटवर्क का जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉयड बेस्ड होना चाहिए। और जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि भाई स्मार्टफोन जो है उसमें क्या होना चाहिए? iOS होना चाहिए। तो जो सही उत्तर है वो ये है कि भाई किसी भी फोन से स्टार 99 हैश की सेवा ले सकते हैं। एक्चुअली इसकी खासियत ही यही है कि भाई इसके लिए आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। मतलब जो पुराना वाला फीचर फोन है वहां से भी हम स्टार 99 हैश की सुविधा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना में इनरोल हो जाता है और 60 साल की उम्र में जो उसको पेंशन मिलता है, यदि उसको 5,000 रुपये पेंशन की दरकार है, यदि वो चाहता है तो उसको कितने पैसे मासिक जमा करने पड़ेंगे? ऑप्शन है 210, 240, 270 और 300 रुपये प्रति माह। जो सही उत्तर है वो है 210 रुपये प्रति माह। ये जो है अटल पेंशन का जो एक्यूमुलेशन होता है उसके जो चार्ट होते हैं उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये तकरीबन 210 रुपये प्रति माह आता है। यदि जमा कर देंगे 18 से 60 साल तक, 42 सालों तक, तो आपको 5,000 रुपये का औसत पेंशन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बैंक जो है सो अपने ग्राहक का जो इंफॉर्मेशन है वो किस हालत में डिस्क्लोज नहीं करेगा। देखिए इसमें ये नहीं पूछा है किस हालत में करेगा। ए बैंक विल नॉट डिस्क्लोज माने किस हालत में नहीं करेगा वो पूछा गया है। ऑप्शन है जब कानून के तहत, मतलब कोई कोर्ट है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जो है सो इसकी जानकारी मांगता है। दूसरा है कि जब कस्टमर कह देता है कि ठीक है भाई मेरी जानकारी आप उसको दे दीजिए, व्हेन देयर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर। तीसरा ऑप्शन है जब केंद्र या राज्य सरकार का कोई अधिकारी बैंक को ऐसा करने के लिए राइटिंग में दे देता है। चौथा ऑप्शन है कि जब बैंक को ये जो खुलासा है एक सार्वजनिक हित में जरूरत हो जाए, कोई पब्लिक इंटरेस्ट है जिसके लिए ये आवश्यक हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर बैंक को डायरेक्ट करता है। एक्चुअली सेंट्रल या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर जो है बैंक को प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो कस्टमर का है उसको डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। बाकी 3 केसेस में बैंक जो है सो कस्टमर का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
जो गिफ्ट कार्ड होता है, हम शादियों में कई बार देखिएगा ऑनलाइन मिलता है, जो गिफ्ट कार्ड होता है वो किस तरह का होता है। गिफ्ट कार्ड एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक प्रीपेड कार्ड होता है या एक चार्ज कार्ड होता है। तो इसका सही उत्तर है कि गिफ्ट कार्ड जो है एक तरह के डेबिट कार्ड के रूप में काम करता है। मतलब जिस भी अमाउंट के लिए वो चार्ज किया गया है उसके लिए उतने पैसे तक उसको आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2005 में जो अपना एनुअल पॉलिसी निकाली थी उसमें उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत को बहुत अच्छी तरह से समझा है। देखिए करीब 20 साल हो गए जहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को उन्होंने इसको समझा था और बहुत सारे उपाय जो है सो आरबीआई ने उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ोतरी करने के लिए दिया था। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि भाई फाइनेंशियल एक्सक्लूजन जो उसका रिवर्स है उसकी समस्या को दूर करने के लिए जो बहुत सारे उद्देश्य मैंने उन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे इसमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो उन्होंने नहीं उठाए थे, ये पूछना था, जो उसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है सर्विस एरिया अप्रोच, जनरल क्रेडिट कार्ड, सिंप्लीफाइड केवाईसी जो आसानी से केवाईसी नो योर कस्टमर कर लेते हैं, या मूल बचत बैंक जमा खाता बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इन चारों में से कौन सा इंक्लूडेड नहीं था? तो इसका उत्तर है जनरल क्रेडिट कार्ड, जो इसके लिए ही सिर्फ नहीं था, बाकी तीन चीजें जो है सो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने या फाइनेंशियल इंक्लूजन की समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक, जो बैंक है उसका जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? ऑप्शंस है टू प्रोवाइड लोन्स टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको लोन देना। दूसरा है जो व्यक्ति या समाज जो उद्यम स्थापित करते हैं उसमें इंडिविजुअल्स या बिजनेस को रेमिटेंस की सुविधा, मतलब पैसा निकालना और जमा करने की सुविधा देना। तीसरा है देश में मुद्रा प्रचलन, जो करेंसी का सर्कुलेशन होता है उसको कंट्रोल करना। चौथा है डिपॉजिट लेना या और लोन देना। जो सही उत्तर है इसका वो ये है डिपॉजिट लेना और लोन देना। बेसिक काम जो बैंक का जो डिफिनीशन है वो यही है कि भाई बैंक जो है सो स्थापित किया जाता है किसके लिए? जिसके पास एडिशनल मनी है उससे डिपॉजिट लेने के लिए और जिसको जरूरत है उसको लेंड करने के लिए। तो प्राइमरी फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है बैंक का वो ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है कि भाई बैंक में जो है सो प्रत्येक माह ग्राहक दिवस मनाया जाता है। तो ग्राहक दिवस के बारे में यहाँ पर 4 जो है सो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें यह पूछा गया है कि भाई इन चारों में से जो सही है उसका चयन आप कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है कि भाई ये जो है सो हर एक महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि भाई ये जो है सो शाखा प्रबंधक जिस दिन ये मनाया जाता है उस दिन शाखा प्रबंधक को 2 से 4 के बीच में ग्राहकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि भाई जो हर एक ब्रांच में एक कस्टमर सर्विस कमेटी होती है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो भी शिकायत आती है उसको वो नोट करे। ऑप्शन नंबर 4 है कि ग्राहक दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक जो है सो बैंक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी हैं, उनसे प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि कस्टमर सर्विस जो है सो हर एक बैंक में 15 तारीख को 15th ऑफ एवरी मंथ या यदि छुट्टी है तो उसके अगले दिन मनाया जाता है। जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं ये सामान्य ही है, जो बैंक मैनेजर रहेगा ही रहेगा, कस्टमर सर्विस कमेटी की ये रिक्वायरमेंट होती है और एमडी से अपॉइंटमेंट लेकर के ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राहक दिवस या उससे पहले, मतलब कभी भी जो है सो यदि उचित कारण है तो लोग मिल सकते हैं। इसलिए उत्तर सही है कि इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। अगला क्वेश्चन है लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद हो सकता है। मतलब जो बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, हर एक बैंकों में ये आरबीआई का निर्देश है, वहां से ये नियुक्त किए जाते हैं। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई जो भी कस्टमर के डिस्प्यूट या ग्रीवांस होंगे उसमें जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्यूट है वो कितने तक का लाया जा सकता है। ऑप्शन ये है कि 50,000 रुपये से अधिक का नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है 1 लाख से अधिक का नहीं। ऑप्शन 3 है
5 लाख से अधिक का नहीं, या इसमें कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है किसी भी अमाउंट के लिए, मतलब ये जो डिस्प्यूट है एनी अमाउंट का हो, ये जो है सो बैंक ओम्बड्समैन के पास लाया जा सकता है। हालांकि इसके पास लाने से पहले कुछ एक जो है सो स्टेप्स हैं जो एक कस्टमर को, और एक जो कस्टमर जिसको डिस्प्यूट हो रहा है वो फॉलो करना है, तब वो उसके बाद वो केस जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन को रेफर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY में 2 लाख रुपए का जो अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर है, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, वो जो है किससे लिंक्ड है, माने किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है, ये जो है सो NPCI जो देता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसके द्वारा मैनेज जो रुपे कार्ड है उसके साथ। ऑप्शन नंबर 2 है, जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एक तरह का इंश्योरेंस कंपनी है, उसको 12 रुपए के प्रीमियम को दे करके। ऑप्शन नंबर 3 है कि भाई किसी भी डेबिट कार्ड जो बैंक द्वारा इश्यू किया जाता है वो। और ऑप्शन नंबर 4 है कि भाई किसी भी व्यक्ति का जिसकी उम्र 21 साल या उसके ऊपर हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है रुपे कार्ड मैनेज्ड बाय NPCI, मतलब जो इनबिल्ट 2 लाख रुपए का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, ये रुपे कार्ड जो NPCI द्वारा यूज किया था उसके द्वारा दिया गया, उससे लिंक किया हुआ है कि भाई यूज होना चाहिए, उसके डेज निर्धारित हैं। तो आंसर है विथ रुपे कार्ड मैनेज्ड बाय NPCI। क्वेश्चन नंबर 16 है, RBI ने जो निर्धारित किया है कि भाई बैंकों में जो लोग रहेंगे उसके लिए क्या क्या तरह की मतलब प्रिस्क्रिप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, व्यावसायिक घंटों के दौरान कोई भी शाखा काउंटर से ऐसा न रहे जिस पे कर्मचारी हो नहीं, कोई भी काउंटर खाली नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है कि जो कर्मचारी है वो बिजनेस आवर शुरू करने से कम 15 मिनट पहले ब्रांच में पहुंच जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है कि जो व्यावसायिक घंटे समाप्त होने से पहले बैंकिंग हॉल में जो भी इंटर कर गए उन सभी ग्राहकों के जो भी सर्विस है उसको पूरा किया जाना चाहिए। तो ये पूछा गया है कि भाई ये जो 3 चीजें बताई गई है बैंकिंग बिहेवियर और माने कस्टमर सर्विस को लेकर के, इन तीनों में से कौन सा सही है, उपयुक्त है। तो जो आंसर है वो ये है कि ये तीनों ही सही है, मतलब कोई भी काउंटर खाली नहीं होना चाहिए। जो कर्मचारी है यदि 10 बजे है तो 9:45 बजे उनको बैंक शाखा में पहुंच जाना था कि उनको तैयार होकर के वहां पे काउंटर ओपन कर लें। और जो भी व्यक्ति मैंने घुस गया उसमें बिजनेस आवर के टाइम में, उसका काम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं भाई टाइम खत्म हो बाद में आना। तो ऑप्शन है ऑल द 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, अटल पेंशन योजना के तहत एक सब्सक्राइबर जो है, जो एकुमुलेशन होता है, जो पैसा उसका एकुमुलेट होता है के दौरान पेंशन राशि को घटाने या बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। ए सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना कैन ऑप्ट टू डिक्रीज और इंक्रीज, उसका जो पेंशन अमाउंट है उसको बढ़ाना घटाना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन में कब कर सकता है वो। ऑप्शन है वंस इन ए ईयर इन मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, वर्ष में सिर्फ एक बार, अप्रैल माह में। ऑप्शन नंबर 2 है अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी में। ऑप्शन नंबर 3 है सिर्फ अप्रैल और सितंबर में, मतलब छमाही हो गया। एंड ऑप्शन नंबर 4 है हर एक महीने, मतलब मासिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है साल में एक बार, अप्रैल के महीने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो प्रोविजनिंग ऑफ रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह के लिए लोन देते हैं, तो उसके मामले में जो रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स का नॉर्म है आरबीआई का, उसमें कितनी प्रोविजनिंग है ना, उसके जो है सो मानदंडों के तहत जो आस्तियों का प्रावधान है, जो उसका प्रोविजन है, वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 0.25%, 0.40%, 100%, या यदि स्टैंडर्ड है, यदि लोन एनपीए नहीं है तो किसी तरह की प्रोविजनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 0.25%। गौर कीजिएगा स्टैंडर्ड एसेट में भी कई बार प्रोविजनिंग की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर ये जो प्रोविजनिंग का है वो है 0.25%। 19वां क्वेश्चन है, बैंक जो है सो एक तरह का फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, मतलब एक तरह का जो वित्तीय मध्यस्थ है। तो क्वेश्चन है
कि ये किसके और किसके बीच में इंटरमीडिएशन करता है। ऑप्शंस है सेवर्स और इन्वेस्टर्स ऑफ फंड्स एंड यूजर्स ऑफ फंड्स, मतलब पैसा को बचत करता एंड जो उसका उपयोग करता है, इन दोनों के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 है धनी और निर्धन, मतलब अमीर और गरीब के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 है बचतकर्ता एवं केंद्र या राज्य सरकार के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 है साहूकार और किसान, मतलब एक तरफ मनी लेंडर, दूसरी तरफ फार्मर्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेवर्स और इन्वेस्टर्स ऑफ फंड, मतलब निधियों के बचतकर्ता और निधियों के उपयोगकर्ता। पहले भी हमने देखा था कि बैंक का प्राइमरी वर्क यही है कि भाई इसके पास सरप्लस है उससे पैसा ले लेते हैं, जिसको जरूरत है उसको पैसा देते हैं उपयोगकर्ता। तो ये जो है सो बैंक ये इंटरमीडिएरी का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए एमएसएमई को लेकर के इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सभी एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना एवं उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 है निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्गित करने के पात्र हैं, मतलब एमएसएमई को आप जो भी लोन देते हैं उसको आप प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है घरेलू वाणिज्य बैंकों के लिए समग्र जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के ऋण है उसके तहत एमएसएमई के लिए जो इनका एएनबीसी या सीओबी होता है उसमें से 10% या उससे जो भी अधिक हो उसका एक सब टारगेट रखा है। मतलब एमएसएमई के लिए मोटे तौर पर ये मानिए कि प्रायोरिटी सेक्टर की जो लेंडिंग का टारगेट है उसमें से एक सब टारगेट रखा गया है 10% का। जो चौथा ऑप्शन है वो ये है, यही चीज सेम स्टेटमेंट है, यहां पर 10% की जगह पे इसको क्या कहा गया 7.5% कहा गया है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ये है 10%, मतलब जो ये सब इसका जो टारगेट है एमएसएमई का उसको 10% निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत क्यूआर कोड। जो भारत का क्यूआर कोड जो हम मैंने पैसा देने या लेने में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कौन सा कथन इनकरेक्ट है। देखिए जो गलत है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं जो पर्सन टू मर्चेंट होता है, जो व्यक्ति या जो बेचने वाला है उसके बीच में डिजिटल भुगतान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है यह यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने के जितना ही सुरक्षित है, मतलब ये जो है सो जैसे यूपीआई के थ्रू करते हैं वैसे ही यहां से भी ये जो है सो सेफ है। ऑप्शन नंबर 3 है कि इसको किसी भी ऐप में यूज कर सकते हैं जो भारत क्यूआर कोड को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि क्यूआर में भुगतान मोड केवल यूपीआई के माध्यम से उपलब्ध है। देखिए इन चारों में से गलत कौन है ये पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्यूआर कोड में भुगतान केवल यूपीआई के माध्यम। एक्चुअली सही ये है कि भाई क्यूआर कोड में भुगतान जो है सो सिर्फ यूपीआई नहीं बाकी चीजों से भी, जैसे मान लीजिए डेबिट कार्ड को यूज करके चाहिए तो वहां से भी कर सकते हैं। इसीलिए जो इसका इनकरेक्ट है अमॉन्ग ऑल द 4 अबाउट क्यूआर कोड ये ऑप्शन नंबर 4 या डी है। अगला क्वेश्चन है एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग शिकायतों में किया जाता है। मतलब जब भी आप कोई कंप्लेन करते हैं तो उसमें एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है। एस्केलेशन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले शिकायत आप एक मैनेजर को करेंगे, बाद में यदि वहां से संतुष्ट नहीं हुए या उन्होंने नहीं सुना तो हो सकता है उनके किसी सीनियर को करेंगे, वहां से भी नहीं हुआ तो उनके आगे, मतलब धीरे धीरे करके क्या होता है एस्केलेट या बढ़ता रहता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है इसका जो उपयोग शिकायतों में किया जाता है वो है क्या। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है कि प्राप्तकर्ता के स्तर पर शिकायतों को विषयवार अलग करने, मतलब जो भी शिकायत आए हैं उसको सब्जेक्ट वाइज अलग करने की प्रक्रिया। दूसरा कह रहे हैं एस्केलेशन प्रक्रिया को प्रबंधित करने, मतलब इसको मैनेज करने के लिए एक टूल है जिससे कि संस्थाएं इसको माने एस्केलेशन प्रोसेस को
मैनेज करते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि ये तब उपयोग किया जाता है जब शिकायत बहुत सीरियस हो। ऑप्शन नंबर 4 है कि भाई ये उप लोकपाल जो डिप्टी ओम्बड्समैन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है जब शिकायतकर्ता की जो समस्या का समाधान है उसमें वो अनेबल होते हैं या असमर्थ होते हैं। इसका जो सही उत्तर है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था आपको कि भाई एस्केलेशन जो मैट्रिक्स है वो मतलब एक टूल है हमारे संस्थाओं के लिए जिसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रोसेस को हम वहां पे समझते हैं। तो इसका सही उत्तर बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और विनियमन कौन करता है। मतलब जो बैंक्स होते हैं उनको कौन सुपरवाइज करता है, कौन कंट्रोल करता है और कौन उसको रेगुलेट करता है। बस ये जो काम है ये कौन सी एजेंसी यहाँ पे करती है। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है आरबीआई। आरबीआई जो है सो इंडिया का बैंकिंग रेगुलेटर कहा जाता है, जो बैंकों को सुपरवाइज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, उसके नियम बनाते हैं, उसको कहते हैं रेगुलेट करता है। भारत सरकार आप जान ही रहे हैं ये एक मोटा मोटी दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन आरबीआई इसके लिए ही बनाया गया है। नाबार्ड आप जानते हैं एक तरह का बैंक है और जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो शिकायतों के लिए होते हैं। तो सही उत्तर है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 23 है डोर स्टेप बैंकिंग। मतलब जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो कस्टमर के दरवाजे पे जाकर के जो देते हैं उसमें क्या क्या सेवाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्राप्ति। मतलब यदि आप मतलब रिसीट लेना चाहते हैं तो उसके एवज में नकदी या मतलब यदि चेक वगैरह है तो उसको पिकअप करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है बैंकों से निकासी के एवज में नकदी। मतलब यदि आपको पैसा निकाल रहे हैं तो आपके घर आकर के पैसा देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि भाई जब आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर किया तो डिमांड ड्राफ्ट बना करके आपके घर तक पहुंचा देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है जो जीवन प्रमाण पत्र या केवाईसी का जो माने ये है, यदि आपने जीवन प्रमाण पत्र देना है या केवाईसी कोई डॉक्यूमेंट देना है तो वो आपके यहाँ से डोर स्टेप से कलेक्ट करके और बैंक में वो लेकर के चला जाता है। तो डोर स्टेप बैंकिंग में जो सेवाएं हैं इसमें से कौन कौन किस किस सेवाओं को इंक्लूड किया जाता है या इंक्लूड माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ये चारों ही। मतलब जो भी ऊपर में हमने चारों देखे ये सारे के सारे डोर स्टेप बैंकिंग में उपयोग में आते हैं। ये सारी सुविधाएं डोर स्टेप बैंकिंग में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये एजुकेशन लोन के रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि किसी छात्र को भारत में अध्ययन के लिए 8 लाख रुपए का शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति की मांग कर सकता है। मतलब यदि किसी को 8 लाख रुपए का लोन भारत में पढ़ने के लिए दिया गया है तो बैंक जो है सो इसको सिक्योर करने के लिए किस तरह की प्रतिभूति या सिक्योरिटी का डिमांड कर सकता है। ऑप्शन 1 है किसी भी संपार्श्विक की आवश्यकता। मतलब किसी भी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है ओनली कोऑब्लिगेशन, केवल माता पिता का सहदायित्व। मतलब कोऑब्लिगेशन साथ में वो भी साइन कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 है कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स, मतलब माता पिता का सहदायित्व और मूर्त जो है सो कोलेटरल, मतलब या थर्ड पार्टी गारंटी। मतलब माता पिता का कोऑब्लिगेशन, सिक्योरिटी भी चाहिए और या थर्ड पार्टी की गारंटी। ऑप्शन नंबर 4 है ओनली कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी। तो इन चारों में से यदि 8 लाख रुपए का एजुकेशन लोन भारत में स्टडी के लिए, देखिए विदेशों में स्टडी का फिर दूसरा रूल है, इसलिए यहां पूछ रहे हैं भारत में स्टडी के लिए कर रहे हैं और वॉल्यूम डिसाइड किया गया है 8 लाख रुपए, तो किस तरह की सिक्योरिटी बैंक मांग सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स तो रहता ही रहता है। इसके अतिरिक्त, कोऑब्लिगेशन के अतिरिक्त, क्योंकि 8 लाख रुपए हायर अमाउंट है, जनरली 4 लाख रुपए तक किसी तरह का सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये 8 लाख है, किसी किसी बैंकों में उन्होंने बढ़ा के इसको 7.5 भी किया हुआ है, बट यहाँ पे चूंकि 8 है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8 लाख रुपए का यदि इंडिया में ही यहाँ पे ही पढ़ने के लिए उसको लोन लेना है तो कोऑब्लिगेशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कोई भी टैंजेबल कोलेटरल या थर्ड पार्टी गारंटी की मांग बैंक कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो ये है
कि वर्तमान में प्रयुक्त वित्तीय समावेशन जो अभी यूज हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन की परिभाषा, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी है ना, इसमें जो डिलीवरी दी जा रही है इस चारों में से कौन सी जो है उसकी विशेषता नहीं है। गौर कीजिएगा, विशेषता वाला नहीं पूछ रहे हैं, नहीं वाला पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अनौपचारिक के साथ साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा, मतलब जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उसके द्वारा एट एन एफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब किफायती लागत पे बैंकों की जो सुविधाएं हैं उसको देना। ऑप्शन नंबर 3 है विशाल वंचित आबादी और निम्न आय समूहों के लिए, मतलब उसको टारगेट करने के, जो बहुत सारे लोग एक्सक्लूडेड हैं उनको, और जो गरीब हैं, जो कम पैसे वाले हैं, जो पुअर हैं, उनको टारगेट करना। ऑप्शन नंबर 4 है सेवाओं में जो भी सर्विसेज देते हैं उसमें सेविंग्स, लोन, बीमा, भुगतान एंड रेमिटेंस, इन चारों सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। तो पूछ ये रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन चारों में से कौन सा उसकी विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये जो है सो सिर्फ प्रोविजन ऑफ डिलीवरी पे कंसंट्रेटेड है, जबकि ऊपर वाले जो तीनों हम देख रहे हैं वो वाइडली फाइनेंशियल इंक्लूजन की पॉलिसी और उसका जो मत है उसको फेवर या प्रमोट करता है। तो सही उत्तर है डी। दोस्तों ये जो है सो IIBF का जो नया पैटर्न है उसके लिए पूछे गए या पूछे जाने वाले 25 सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट 1 आपके लिए प्रस्तुत है। होप कि आप इसको पढ़ के न सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे वरन इसमें क्वेश्चंस को समझेंगे भी, ताकि आपको इम्तिहान में कंफ्यूजन या आप ऑप्शंस को भूलें नहीं। समझना ज्यादा जरूरी है, वरन उसकी जगह पे इसको सिर्फ ऑप्शंस को याद करने के लिए। तो मैं आपको आपके इम्तिहान के लिए बेस्ट विशेष कहता हूं और फिर मिलता हूं आपसे अगले 25 क्वेश्चंस के साथ IIBF के नए पैटर्न पे श्योर शॉट 25 क्वेश्चन के साथ।